नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में कल हम लोग बातचीत किए थे भारत का संवैधानिक विकास के टॉपिक पर और आज हम पुनः इसी टॉपिक को बातचीत करेंगे, यानी भारतीय संविधान, भारत के संवैधानिक विकास का अपना ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहला लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल SGY साइंस पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। वहाँ प्रॉपर रूप से एक पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आज की कहानी को यहीं से हम शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जी देखिए, प्रश्न कहता है कि अंग्रेज़ों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम अर्थात इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया? पहला 1857 में, 1859 में, 1856 में या 1861 में। तो जब हम लोग अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 1859 में। अब ज़रा हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बातें यहाँ लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक तथा किसान चाय के बागानों को छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। ये जो अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम आया था, कब आया था ये? 1859 में, जिसमें कहा गया था कि असम में जो चाय के बागान के जो श्रमिक है वो उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। यह अधिनियम इतना कठोर था कि इसमें श्रमिकों को उसके जन्म स्थान तक भी जाने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता था। यानी ये बहुत ही कठोर नियम था जिसके तहत जो चाय के श्रमिक है वो चाय के बागान को छोड़ करके वो अपने जन्म स्थान भी नहीं जा सकते और इस प्रकार से जो श्रमिक है उनके मौलिक अधिकार का हनन होता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कहता है कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? पहला कैबिनेट मिशन योजना 1949, कैबिनेट मिशन योजना 1936, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या कैबिनेट मिशन योजना 1945। तो अगर भारतीय संविधान के निर्माण के प्रस्ताव की बात करें तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ही भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। यानी इस प्रकार से अपना सी आंसर हो जाता है। अब जरा डिटेल में हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कैबिनेट मिशन 1946 में, कब? कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव रखा गया था। वर्ष 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, और वो कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा कौन थे? AB अलेक्जेंडर थे। यानी ये जो कैबिनेट, यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन 1946 है, इसी में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य भारत आए थे। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये 3 आए थे और इन्हीं तीनों के नेतृत्व में ही संविधान का निर्माण किया गया था। इन्हीं तीनों के नेतृत्व में ही संविधान का निर्माण करवाया गया था। ये संविधान का निर्माण तो भारतीय किए थे लेकिन इन्हीं मिशन के तहत किया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और फिर वही प्रश्न है, केवल भाषा अलग है। कहता है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909,
भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या कैबिनेट मिशन आयोग 1946। तो अगर हम लोग बात करते हैं संविधान के मसौदा तैयार करने की बात आती है तो इसका श्रेय कैबिनेट मिशन योजना 1946 को जाता है। किसको जाता है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 को जाता है। यानी इस प्रकार से डी अपना सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर उसका कुछ डिस्कशन दिया गया है जो आप देख सकते हैं। कहा गया है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उसको इन्होंने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया गया था। आपको पता होगा हम जब कैबिनेट मिशन का सेशन ले रहे थे तो उसमें हमने डिटेल से इसका चर्चा किया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि जो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन ए में है 1935 का अधिनियम, बी में है 1909 का अधिनियम, सी में है 1919 का अधिनियम और डी में है 1892 का अधिनियम। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आंसर तो आप खुद बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कहा गया है। और क्या कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया कि प्रांत में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को ले गया। कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव का प्रावधान किया गया तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। यानी इसके लिए क्या किया गया कि अब जो है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया तथा प्रांतों के विषय में जो विधि है उसके बनाने का अधिकार प्रांत को दिया गया। उसके बाद है 1909 में कौन हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार। कहता है इसमें क्या किया गया कि मुस्लिमों हेतु पृथक यानी अलग निर्वाचक मंडल का घोषणा किया गया। यानी 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार हुआ था उसमें क्या किया गया? मुस्लिम को अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। उसके बाद 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या किया गया? प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया। क्या किया गया? प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया। उसके बाद क्या है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया? बजट पर बहस करने का अधिकार तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया प्रांत को। किसको? प्रांत को। अब बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिला था और क्या हुआ था? सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला था। कब? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जो आता है यानी प्रांतों की जिम्मेदारी का प्रावधान ये किस में था? तो ये 1935 के अधिनियम में था। यानी ए यहाँ से सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जी, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया। कहता है कि भारत के किस अधिनियम में भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। यानी सीधी सीधी ये बात है कि किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। बस इतना ही समझिए। इसमें दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है 1813 का चार्टर अधिनियम, तीसरा है विनियामक अधिनियम
1773 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिया गया है और कहा गया है कि 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं निम्नलिखित है। अब क्या है 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं? तो इस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार हेतु 20 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया गया। यानी ये कब हुआ था? 1813 में। और 1813 है कहाँ? तो ये है बी में। यानी ये 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया था? यानी भारत में जो कंपनी जो एक अधिकार मतलब सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी का जो व्यापार था चीन के साथ या कंपनी का जो व्यापार था पूर्वी देश के साथ, वो अभी भी 20 वर्षों के लिए लागू है। अब जरा इसकी विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे कहा गया है, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। और 1813 के जो चार्टर एक्ट था, इसके बाद क्या किया गया कि जितने भी ब्रिटिश नागरिक हैं वो कुछ सीमा के अंदर में रहकर के वो भारत से व्यापार कर सकते हैं। आगे है, इस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा प्रदान की गई। और इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत अब जितने भी ईसाई मिशनरी है वो भारत में आ सकते हैं और अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं। ये कब हुआ था? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया है। 1947, 1935, 1937 या 1920। तो हमने अभी जस्ट आपको बतलाया ये किसमें वर्णित किया गया है? 1937 में। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक मिनट सॉरी, वर्णित किसके तहत वर्णित किया गया था? ये सही आंसर इसका होता है बी। यहाँ पर सुधार किया गया था, यानी प्रांत के जो अधिकार था यानी उनके जो द्वैध शासन था उसे केंद्र में किया गया था 1937 में। यानी इसका वर्णन किस में है? 1935 में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ दिया गया है कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ कहा गया है कि 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित किया गया कि सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित एक सर्वाधिक विस्तृत मतलब बहुत बड़ा क्या था? अधिनियम था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया गया तथा इनमें प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों के विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही विधायिका को अधिकारों में वृद्धि की गई और विधायिका के अधिकारों में क्या किया गया? वृद्धि किया गया। यानी अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत की स्वायत्तता जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामले को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? क्या वो भारत परिषद अधिनियम 1909 था? क्या वो विनिमय अधिनियम 1773 था? या भारत सरकार अधिनियम 1858 था? या चार्टर अधिनियम 1853 था? कौन सा अधिनियम था बताएंगे। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामले को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु
ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773 था। यानी सबसे पहली बार, यानी कंपनी के जो मामले हैं उसको नियंत्रित करने के लिए या विनियमित करने के लिए सबसे पहला जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1773 में। इसका नाम क्या है? विनियमन अधिनियम। कहता है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसी अधिनियम 1773 के अधिनियम के द्वारा ही कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य का भी मान्यता मिल गया और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इसी अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के जो गवर्नर थे उनका पद अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वेरिंगहम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और 1773 के रॉलेट एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया? गवर्नर का जो पोस्ट था उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल रखा गया और इस प्रकार से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरिंगहम बना और इसकी सहायता के लिए यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य के एक कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। तो अब हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि यानी सबसे पहली बार जो नियंत्रित या विनियमित करने की बात आती है कंपनी में तो इसका चर्चा आता है विनियमन अधिनियम 1773। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब जब आप दीजिए इसका क्या सही आंसर होने वाला है? कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 के साथ क्या सच नहीं है? मतलब जो 1909 के अधिनियम उसके लिए क्या सही नहीं है? पहला कहता है कि अधिनियम का एक अलग प्रस्तावना थी। दूसरा कहता है कि अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है। तीसरा है अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है और डी ऑप्शन है अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किया है। अब बताइए इनमें से कौन इसका सही आंसर है? तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यानी इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू किया गया। तो ये तो इसके बारे में बी तो सही है, लेकिन कहा है क्या सच नहीं है यानी क्या गलत है? तो ए तो सही है, बी तो सही है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि इनका कार्यकाल 20 वर्ष का न होकर 5 वर्ष का होता था। अतः यहाँ पर कहा गया है कि अतः मतलब अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष का आवरित किया गया असत्य है। यानी इनका कार्यकाल जो था ये 5 वर्षों का था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया डी में कि अधिनियम का 1919 से लेकर के 1939 तक 20 वर्षीय आवृत किया गया। ये गलत है और हमें गलत ही कहा गया था। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ए भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, केवल गलत क्या है डी। और इस प्रकार से अपना डी आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे भी हम लोग डिस्कशन को पढ़ देते हैं, क्या होगा जानकारी तो कुछ मिल जाएगी। कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन
आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया। इसी सदन के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस का गठन किया गया। कहता तथा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। क्या वो 1956 का अधिनियम था, क्या वो 1856 का अधिनियम था, या 1892 का अधिनियम था, या 1982 का अधिनियम था। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई तथा भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। यानी 1892 क्या हो जाएगा, 1892 में भारत में एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाया गया सबसे पहली बार। कब, 1892 में, जिसमें कहा गया कि भारत के कुछ निश्चित वर्ग के लोग ही मतदान कर सकते हैं। और ये कब हुआ था, 1892 में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को जरा पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो कहता है भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है भारत सरकार राज्यपाल अधिनियम 1858, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813, सॉरी ये 1935 है, ये 1813, और चार्टर अधिनियम 1833। क्या होगा इसका सही आंसर। अब हम आपको हिंट्स में दे देते हैं कि सबसे पहला जो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, बेरिंग हेस्टिंग था। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बेरिंग हेस्टिंग था, बताइए। तो चलिए हम डिस्कशन कर देते हैं। वैसे ऐसा प्रश्न आया था तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि 1833 के चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या था, 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सॉरी, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इस प्रकार से जो सही आंसर आ जाता है वो आ जाता है डी 1833। क्या जाता है, 1833। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए बताइए क्या होगा। कहता है कि प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। ये एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 में पूछा गया है। और चलिए जरा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप जब देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। यानी ये प्रांतीय स्वायत्तता कब हुआ था, 1935 में, उन भारत सरकार के 1935 के द्वारा ना, यानी ए इसका सही आंसर होने वाला है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि
ब्रिटिश भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, 1909 में, 1929 में या 1939 में? ये इतना इजी प्रश्न है, आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे और हम इसके डिस्कशन की ओर चलते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सब आदमी बताएंगे। और ज़रा हम इसके बारे में लिख देते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये कब पारित हुआ था? 1919 में, क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत के सचिव तथा लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। यानी 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय भारत के सचिव कौन थे? जॉन मार्ले, और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनके शक्तियों में वृद्धि की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा मताधिकार की व्यवस्था की गई। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र और उसके मताधिकार की व्यवस्था की गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और कहता है कि भारतीय संविधान संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? क्या 1918 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1920 में हुआ था या 1910 में हुआ था? आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम इसका डिस्कशन आपको कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, जिससे भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉर्ले चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तिलक ने इस घोषणा पत्र को सूर्य विहीन उषा काल कहा। याद रखेंगे। अब ये जो है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसे तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल कहा है। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1918 में। वैसे इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना था, लेकिन चलिए हम खुद ही बता देते हैं। ये प्रकाशित कब हुआ था? 1918 में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? क्या वो 1784 में किया गया, 1773 में किया गया, 1783 में किया गया या 1793 में किया गया? ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया ये प्रश्न है। और थोड़ा हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि 1784 में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी ने वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा स्वराज्य मामले को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया था। यानी ये जो पीट का भारत अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 1784 में। कब? 1784 में। यानी ए इज द राइट आंसर। तो हम लोग चलते हैं लेकिन चलते चलते ख़त्म हो गया आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर रखते हैं।
शेष अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।